गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं अपनी, और आज हम 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा इसके नाम से ही आपको लग रहा है, वस्त्र एवं परिधान, इट मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है, फैब्रिक एंड अपैरल। तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चे पूरे ध्यान से वीडियो देखेंगे। आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और 10th चैप्टर हमारा क्या है? वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। आज हम वस्त्रों की, परिधान की डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। कौन कैसे कैसे वस्त्र जो होते हैं उनमें कौन किस तरह के डिज़ाइन हमें करने चाहिए, किस फैशन में कैसे वस्त्र हमें पहनने चाहिए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है पूरी यूनिट में, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डिज़ाइन शब्द को समझेंगे। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन जैसे आपको लग ही रहा है, डिज़ाइन मीन्स किसी भी चीज़ का पैटर्न, नमूना। लेकिन इसमें हम दो तरह के डिज़ाइन पढ़ेंगे, एक तो फैब्रिक के ऊपर और एक अपैरल के ऊपर। ठीक है, फैब्रिक क्या होता है और अपैरल क्या होता है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा समझ लीजिए। फैब्रिक मीन्स वस्त्र और अपैरल मीन्स क्या है? परिधान। वस्त्र क्या होता है? इट मीन्स कोई भी अनस्टिच्ड क्लोथ, यानी कि कोई भी बिना सिला हुआ कपड़ा। और अपैरल क्या होता है? अपैरल मीन्स कोई भी रेडीमेड गारमेंट या कोई भी सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, कोई भी परिधान जिसको हम तुरंत पहन सकते हैं उसे हम अपैरल कहते हैं। ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं? कोई परिधान कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिज़ाइन। अब परिधान में या फिर वस्त्र में डिज़ाइन क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल में आप समझेंगे कि जो फैब्रिक है, फैब्रिक में डिज़ाइन का संबंध किससे है? उसके प्रिंट से और उसके रंग से। कोई भी हमने कपड़ा खरीदा तो उसका जो प्रिंट है या उसका रंग है वो क्या है? उसका डिज़ाइन है। लेकिन जो परिधान है, परिधान में जो डिज़ाइन का संबंध है वो किससे है? उसके फैशन से है। और फैशन में संबंधित जो भी उसमें एसेसरीज यूज़ की गई हैं उन सभी एसेसरीज से है। वो क्या हो गया? वो हो गया डिज़ाइन। अब देखिए, जो वस्त्र और परिधान है, इसमें जो डिज़ाइन है वो केवल आकर्षक लगने के लिए ही ना हो वस्त्र में, बल्कि उपयोगिता की दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए। मीन्स जो भी डिज़ाइन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम डिज़ाइन करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस कपड़े को कौन पहनेगा और किस मौके पर पहना जाना है। ये नहीं है कि हमें किसी पार्टी के लिए कपड़ा बनाना है, कोई हम ड्रेस बना रहे हैं किसी पार्टी के लिए और हमने उसमें एसेसरीज ही नहीं यूज़ की, वो बिल्कुल सिंपल बना ली, तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, एक तो कंफर्टेबल होना चाहिए, पहनने में आरामदायक होना चाहिए, और दूसरा देखने में अच्छा लगना चाहिए, और मौके के हिसाब से होना चाहिए कि हम उसको किस मौके पर पहनना चाहिए, और हमारे मन को भी अच्छा लगना चाहिए कि हमारे मन में ऐसा ना हो कि ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे टाइट आ रहा है, या लूज आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप अब आपको डिज़ाइन समझ में आ गया है कि वस्त्र और परिधान में डिज़ाइन क्या होता है। अब देखिए, इसके बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, मूलभूत संकल्पनाएं क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम डिज़ाइन का विश्लेषण करेंगे। डिज़ाइन का विश्लेषण करना मीन्स क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हम योजना अनुसार उस पर व्यवस्था करते हैं। जब भी जो भी हम उसके ऊपर प्लान करते हैं, कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, जो हम आवश्यकता के अनुसार बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिज़ाइन। तो क्या है डिज़ाइन? डिज़ाइन इज एन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अ प्लान फॉर क्रिएशन ऑफ ए डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप अब आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब हम डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिज़ाइन होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं। इसका हमने डिज़ाइन को दो तरह के देखे डिज़ाइन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम डिज़ाइन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, और दूसरे हम पढ़ेंगे अप्लाइड डिज़ाइन। अब जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है और अप्लाइड डिज़ाइन है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको अच्छे से समझेंगे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। देखिए, डिज़ाइन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? संरचनात्मक डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, और दूसरा है अप्लाइड डिज़ाइन, या आप कह सकते हैं इसको डेकोरेटिव डिज़ाइन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन समझते हैं कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है। देखिए, किसी भी कपड़े के निर्माण के समय जो क्या होता है, जो कुछ मूल बातें होती हैं, जो बेसिक प्रोसेसिंग होती है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो तंतु होता है, धागे होते हैं, बुनाई होती है और रंगाई होती है।
इनका प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम संरचनात्मक डिज़ाइन कहते हैं। अभी आगे और डिटेल में समझाऊंगी, थोड़ा सा समझ लीजिए। और अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है? अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है? अप्लाइड डिज़ाइन का मतलब क्या है? जो भी कोई वस्त्र है जो हमने सेलेक्ट किया है, जो भी कोई है, उसके ऊपर कोई अनुपयुक्त या उपयुक्त कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना जिससे वो अच्छा लगे। जैसे आपने उसके ऊपर कढ़ाई कर दी, या आपने उसके ऊपर कोई छपाई कर दी, ठीक है, या आपने कोई ड्रेस बनाई, उसके ऊपर पाइपिंग लगा दी, उसके ऊपर झालर लगा दी, बटन लगा दी, या फिर जिप लगा दी, जिससे वो देखने में और अच्छा लगने लगा। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या है और अप्लाइड डिज़ाइन क्या है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसको देखिए, डिज़ाइन एनालाइज के बाद अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन समझेंगे। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या है? जब भी हम कोई ड्रेस बना रहे हैं उससे पहले हम उसका पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न क्या है? ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। अलग अलग पीस हैं किसी भी ड्रेस के, ये क्या है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। लेकिन जब हम इसकी ड्रेस बनाएंगे और इन सारे पीसेस को जोड़कर एक ड्रेस तैयार कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? फिर ये बन जाएगा हमारा अप्लाइड डिज़ाइन। अभी ये तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, लेकिन ये क्या है? अप्लाइड डिज़ाइन। जब विभिन्न पैटर्न को जोड़कर एक ड्रेस तैयार कर दी जाती है तो वो क्या बन गई? अप्लाइड डिज़ाइन बन गई, क्योंकि हमने उसमें पाइपिंग भी यूज़ कर ली, बटन भी यूज़ कर लिए, जिप भी यूज़ कर ली, कोई पैटर्न भी यूज़ कर लिया। तो ये हमारी कौन सी डिज़ाइन बन गया? ये हमारा बन गया अप्लाइड डिज़ाइन या डेकोरेटिव डिज़ाइन, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए, अब इसमें एक डिफरेंस और समझेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, इस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में हमने विभिन्न पार्ट्स देखे, लेकिन यहाँ पर हमने एक ड्रेस तैयार कर दी। ये कौन सा डिज़ाइन बना हमारा? ये बना कौन सा डिज़ाइन? ये बन गया हमारा अप्लाइड डिज़ाइन। देखिए, जो कपड़े का निर्माण है उसको करते समय विभिन्न प्रकार के हम तंतु यूज़ करते हैं, धागे यूज़ करते हैं, बुनाई यूज़ करते हैं, और विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। और ये हमारी परिधान की मूल रूपरेखा होती है। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है, मान लीजिए कटिंग ही कपड़े की सही से नहीं हुई है, तो फिर डिज़ाइन ड्रेस कैसी बनेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या है? ये किसी भी डिज़ाइन की क्या है? मूल रूपरेखा होती है। किसी भी ड्रेस की, किसी भी कपड़े की मूल रूपरेखा कौन होता है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है। अब हम बात करते हैं अप्लाइड डिज़ाइन की, या फिर हाँ, अप्लाइड डिज़ाइन को देख लीजिए। अप्लाइड डिज़ाइन क्या है? सबसे पहले हम अप्लाइड डिज़ाइन देखेंगे किस पर? किसी वस्त्र पर, और फिर हम देखेंगे किसी गारमेंट पर। अब वस्त्र के ऊपर अप्लाइड डिज़ाइन क्या है? वस्त्र के ऊपर हमने कोई रंगाई करी, कोई छपाई करी, कोई कढ़ाई करी, कुछ भी करा, ये वस्त्र है, क्लोथ है ये, तो ये क्या बन गया हमारा? ये अप्लाइड डिज़ाइन हो गया। लेकिन जब हमने किसी ड्रेस के ऊपर बटन लगाए, फ्रिल लगाई, कोई लेस लगाई, कोई शीशा लगाया, कोई पाइपिंग लगाई, ये क्या बन गया हमारा? ये भी अप्लाइड डिज़ाइन बन गया। तो ये जो अप्लाइड डिज़ाइन है, ये किसी वस्त्र के ऊपर भी हो सकता है, किसी क्लोथ के ऊपर भी हो सकता है, किसी फैब्रिक के ऊपर भी हो सकता है। और ये वाला किस के ऊपर हुआ? ये हो गया हमारे अपैरल के ऊपर, ठीक है। जो हमने अपैरल बनाया उसमें बटन लगा दिए हैं, उसमें हमने यहाँ ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगा दी है, ये कलियां लगा दी हैं, आगे जो है कफ लगा दिए हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया अप्लाइड डिज़ाइन। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पर हम फैक्टर्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे, या डिज़ाइन के कारक क्या होते हैं। देखिए, डिज़ाइन के दो कारक हम पढ़ेंगे, एक कारक नहीं पढ़ेंगे, दो कारक पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, और दूसरा पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन के तत्व, और फिर देखेंगे हम डिज़ाइन के सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले आज हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन के तत्व स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइन के तत्व कौन से हैं। डिज़ाइन के देखिए 4 तत्व हैं: लाइन, कलर, टेक्सचर और शेप। आपके सिलेबस में केवल आपको 4 तत्व पढ़ने हैं डिज़ाइन के। लाइन पढ़ना है, कलर्स पढ़ना है, टेक्सचर पढ़ना है और शेप पढ़ना है। लेकिन ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन। व्हाट इज लाइन? लाइन को पढ़िए। चलिए, लाइन क्या होती है? लाइन क्या है? लाइन क्या होती है? कोई भी परिधान हो, उसमें पहनने वाले व्यक्ति की जो बाह्य रेखा होता है, बाह्य रेखा मीन्स आउटलाइन ऑफ द फिगर, ठीक है, जिसको हम बॉडी की शेप भी कह सकते हैं, जो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये वाली रेखा। और इसी रेखा को मूल मानकर परिधान की रचना की जाती है। जब हम टेलर के यहाँ जाते हैं और अपना नाप दे के आते हैं, तो वो किस चीज़ का नाप लेता है? हमारी फिगर का नाप लेता है ना।
कि आपका यहाँ से कितने इंच है, यहाँ से कितना इंच है, शोल्डर कितना है आपका, लेंथ कितनी है, तो वो हमारी फिगर की नाप लेता है। इसी को ये ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो और इस प्रकार इसी जब पोशाक बनाते समय कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर, जैसे कंधे हो गए, बाजू हो गए, गला बनाते हैं, तो कंधे की जो रेखा होती है, शोल्डर लाइन होती है, या फिर बाजू की रेखा होती है, या फिर गले की रेखा होती है, या फिर ब्रेस्ट लाइन होती है, ये जो है ये संपूर्ण परिधान की लंबाई की रेखा भी बनाती है, जिससे हमारी दृष्टि क्या करती है, रेखाओं के साथ साथ घूमती है। और यही कारण है कि जो रेखा है ये क्या करते हैं, ये गति प्रदान करते हैं। इससे हमारे शरीर की लंबाई, चौड़ाई और कम होने का या फिर ज़्यादा होने का आभास बॉडी का इसी से पता लगता है। आज हम सारी लाइंस पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ेंगे, वर्टिकल्स लाइन पढ़ेंगे, वर्टिकल लाइंस, फिर डायगोनल लाइंस, ब्रोकन लाइंस, जिगजैग लाइंस, वेवी लाइंस, कर्व्ड लाइंस, स्पाइरल लाइंस। इन सभी लाइंस का ड्रेसेस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या योगदान है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये बॉडी की, ये है बॉडी, और ये क्या है, ये बॉडी की क्या है, बाहर की रेखा, ये क्या है, ये हो गई आउटलाइन ऑफ द फिगर। ये है ना आउटलाइन ऑफ द फिगर, ये क्या है, यही तो है आउटलाइन, यही तो है आउटलाइन, इसी से तो, यही तो मेन रेखा है। तो इस रेखा को ही, इस रेखा के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और इसका किसी भी पोशाक को बनाने से उस व्यक्तित्व पर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही देखिए कितनी सारी रेखाएं हैं आपके सामने, आपको ये सभी अलग अलग शेप की दिखाई दे रही हैं, कोई छोटी दिखाई दे रही है, कोई बड़ी दिखाई दे रही है, कोई मोटी दिखाई दे रही है, या सब एक सी दिखाई दे रही है। सोचिए अपने माइंड में, नहीं दिख रही ना सभी एक सी, सब अलग अलग दिखा रही है, लेकिन ये वास्तव में अलग नहीं है, ये सब एक जैसी हैं, केवल इनको प्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से है जिससे ये कम या ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले कपड़े पर बनी हुई विभिन्न प्रकार की रेखाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहली रेखा आती है हमारी कपड़े पर बनी लंबी सीधी रेखा। लंबी सीधी रेखा को वर्टिकल लाइंस भी बोलते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये जमीन के साथ साथ क्या बनाती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं ये जमीन के साथ साथ, और जिससे जब हमारी दृष्टि होती है, हमारी जो निगाह होती है, वो क्या जाती है एकदम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसे जाती है हमारी दृष्टि। तो जब हमारी दृष्टि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाती है तो ये क्या एहसास देती है, ये लंबाई का एहसास बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। जो छोटे कद वाले लोग हैं और वो यदि इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, लंबी रेखाओं का प्रयोग, तो उनका क्या होता है, उनकी लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, वो लंबे होने का एहसास कराती है। और ये गतिशील की भी सूचक होती हैं। इसका मतलब जो जिस व्यक्ति ने इन रेखाओं का प्रयोग अपने कपड़ों में किया है वो लेजी नहीं है, वो गतिशील है, काम कर रहा है। और ये जो रेखाएं होती हैं ये चौड़ाई मोटे होने का आभास कम करती हैं, और किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, यदि कोई मोटा व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ये रेखाएं पहना दी जाती हैं तो उसके मोटे होने का एहसास कम होता है और वह व्यक्ति, लंबाई उसकी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अब हम सेकंड रेखाएं पढ़ेंगे, कपड़ों पर बनी हुई चौड़ाई में आड़ी रेखाएं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं, देखिए ये जो रेखाएं होती हैं ये जमीन के पैरेलल होती हैं, और जिससे जो हमारी दृष्टि होती है वो कैसे जाती है, दृष्टि वहां तो लंबाई में जा रही थी, इसमें कैसे जाएगी, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जाएगी और बाएं से दाएं जाएगी। और जब दृष्टि दाएं से बाएं जाएगी तो किस चीज का एहसास दिलाएगी, ऑब्वियसली चौड़ाई का एहसास दिलाएगी, लंबाई तो नहीं बढ़ेगी, इसमें क्या होगी, मोटापा बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो जो लोग पतले हैं और वो लोग उन लोगों को इन रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब वो इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो वो थोड़े से मोटे दिखाई देते हैं। लेकिन यदि मोटे लोग इनको पहन लें तो वो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा मोटे प्रतीत होने लगेंगे। इसलिए मोटे लोगों को इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब थर्ड रेखाएं देखते हैं, थर्ड रेखाएं कौन सी हैं, कपड़े पर बनी हुई तिरछी रेखाएं। अब तिरछी रेखाएं कौन सी होती हैं, तिरछी रेखाओं की लंबाई चौड़ाई को घटाने बढ़ाने की क्षमता उनके जो ये कर्व होता है इस पर डिपेंड करता है। कौन सा कर्व होता है, ये वाला कर्व, ये जो कर्व है इस पर डिपेंड करता है। यदि ये लंबाई की तरफ होता है कर्व तो वो लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, और यदि थोड़ा सा चौड़ाई की तरफ होता है तो ये चौड़ाई को बढ़ाता हुआ प्रतीत करता है। तो ये इनके कोण के डायरेक्शन पर निर्भर करता है कि ये रेखाएं कैसी हैं। लंबाई की ओर होगा तो लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, और चौड़ाई की तरफ होगा तो चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं
कपड़े पर बनी हुई कौन सी रेखा है? लंबी विरोधी रेखाएं। लंबी विरोधी रेखाएं कौन सी हैं? ये जो लंबी विरोधी सीधी रेखाएं और आड़ी रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटकर क्रॉस बनाती हैं। इसमें कैसे क्रॉस बनाती हैं? ऐसे रेखा आ रही है सीधी, लेकिन इसको बीच में से ऐसे काट दिया गया है, क्रॉस बना दिया गया है। तो जब ये क्रॉस बना दिया जाता है यहाँ से, तो ये लंबाई कम होने का एहसास करता है। यदि इसमें ये बीच में बेल्ट ना लगाई जाती तो क्या होता है, ये इस लड़की की लंबाई और ज़्यादा हमें बढ़ती हुई प्रतीत होती। लेकिन ये जो बीच में बेल्ट लगा दी है, इसने क्या काम किया? इसने लंबाई को कम करने का काम कर दिया। जैसे पैंट शर्ट पहनते हैं जेंट्स और बीच में बेल्ट लगा लेते हैं, तो वो जो बेल्ट है वो लंबाई को कम करने का एहसास कराती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कपड़े पर बनी हुई वी आकार की रेखाएं। ये वी आकार की रेखाएं कौन सी होती हैं? ये रेखाएं होती हैं अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर वी के समान होती हैं। और जब इस अक्षर की में भी ये डिपेंड करता है कि इनकी डायरेक्शंस कैसी है। यदि ये लंबाई, इनकी जो आकार है बिल्कुल लंबाई की तरफ होता है, मीन्स पतला वी बना हुआ होता है, तो क्या होता है, ये लंबाई बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। और ये इस तरह का बना हुआ होता है तो ये यहाँ से चौड़ाई बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। तो वी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का वी बना हुआ है। नेक्स्ट आती है कपड़े पर बनी हुई वक्र रेखा, या फिर इनको कहते हैं कर्व्ड लाइंस। ये कर्व्ड लाइंस कैसी होती हैं? ये रेखाएं होती हैं घुमावदार। घुमावदार कैसे होती हैं? इस तरह से देखिए, इस तरह से ये रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं होती हैं घुमावदार होती हैं। और ये जो इनकी पे दृष्टि जाती है, इन रेखाओं के साथ साथ दृष्टि भी घूमती है। और घुमावदार धारी वाले कपड़े पहनने से व्यक्ति की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है। और वक्र रेखाओं का घुमाव जो होता है, यदि लंबवत हो तो लंबाई के बड़े होने का एहसास होता है, और यदि आड़ा हो तो लंबाई के कम होने का एहसास होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रेखाएं कौन सी आती हैं? नेक्स्ट है कपड़े पर बनी हुई खंडित रेखाएं या फिर ब्रोकन लाइंस। ब्रोकन लाइंस कौन सी होती है, पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ब्रोकन लाइंस ये हैं, सीधी रेखाएं आ रही थी लेकिन फिर इनको काट दिया गया और फिर ये सीधी बन गई। ये कौन सी लाइंस हैं? ये हैं ब्रोकन लाइंस। इन रेखाओं का क्या यूज़ है? इनमें सीधी और आड़ी दोनों प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जो खंडित रेखाओं का प्रयोग है, इनका सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इससे लंबाई चौड़ाई के कम या अधिक होने का आभास दिलाया जा सकता है। यदि लंबी रेखाओं का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है तो लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होगी, लेकिन यदि आड़ी रेखाओं का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? तो चौड़ाई ज़्यादा बढ़ती हुई प्रतीत होगी। तो इसलिए इन रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की ड्रेस में सोच समझकर करना चाहिए। जैसे चेकदार होते हैं, कुछ चेक वाले कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा जेंट्स लोग अक्सर चेक की शर्ट पहनते हैं। तो चेक से क्या होता है? व्यक्ति के मोटा होने का एहसास होता है। तो जो लंबे और पतले व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको चेकदार कपड़े ही पहनने चाहिए, जिससे क्या होगा, वो थोड़े से तो मोटे दिखाई देंगे, है ना। तो उनको इन कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब आती है परिधान में विभिन्न रेखाएं और उनका प्रभाव। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइन के तत्व, और डिज़ाइन के तत्व में हमारा पहला तत्व है रेखा। हमने यहाँ पर रेखाएं पढ़ ली हैं, रेखाएं कितने तरह की होती हैं। अब हम उन रेखाएं के प्रभाव पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रभाव होते हैं। विभिन्न रेखाओं के अलग अलग इफेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए गले की रेखा। देखो, जिस प्रकार कपड़े पर बनी हुई विभिन्न प्रकार की रेखाएं होती हैं, वो हमारे शरीर के आकार पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार जो परिधान है, बनाते समय गले का जो आकार होता है, जैसे कॉलर हो गया, जेब हो गया, बटन हो गया, योक हो गया या फिर बाजू होगी, ये विभिन्न प्रकार की रेखाएं हमारी ड्रेसेस में बनाती हैं। और इनका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को उभारता, शरीर के जो हमारे गुण हैं उनको उभारता तो है ही, लेकिन हमारे जो दोष हैं हमारे शरीर में उनको भी छुपाने में सहायक होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल गले की। ये जो गोल गला है, इसका क्या काम है? गोल गला जो होता है, ये चेहरे की गोलाई को उभारता है। ठीक है, तो जिन लोगों का चेहरा गोल नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारा चेहरा गोल दिखाई दे, तो उन लोगों को, और वो अपना गोलाई को, चेहरे की गोलाई को शो करना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा गोल गले का ही प्रयोग करना चाहिए। अब आता है वी आकार का गला। जो वी आकार का गला है, इसको पहनने से चेहरा भी लंबा लगेगा और गर्दन भी लंबी लगेगी। तो जिन लोगों की गर्दन छोटी है, उन्हें हमेशा वी आकार का गला ही पहनना
चाहिए। नेक्स्ट आता है चौरस गला या फिर चकोर गला। ये जो चकोर गला है इससे जो है चेहरे और कंधे दोनों की चौड़ाई बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो जो मोटे लोग हैं उनको कभी भी चकोर गले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो चकोर गले का प्रयोग करेंगे तो वो और ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है परिधान में लगे अलंकरण। अब अलंकरण की बात आती है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो पोशाक है उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर बहुत सारे अलंकरण लगाए जाते हैं, जैसे बटन हो गया, लेस हो गया, झालर हो गया, पैच हो गया, जेब हो गई, बेल्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लगाई जाती हैं। जो इन सब का प्रयोग क्या करना चाहिए, व्यक्ति के शरीर के आकार को ध्यान में रखकर बहुत ही समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि यदि इनका प्रयोग समझदारी से नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, उसके व्यक्तित्व को वह खराब भी कर सकता है। व्यक्तित्व को लेकिन हमें निखारना है तो इनका प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, बिना सोचे समझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जो फैशन चल रहा है तो फैशन में आके कर दें। उस व्यक्ति के शरीर के दोषों को उभारना नहीं है बल्कि दोषों को छिपाना है। जैसे परिधान में बेल्ट का प्रयोग है, ये लंबाई को कम करने करता है और चौड़ाई को बढ़ाने के लिए का एहसास दिलाता है। तो इस बेल्ट का प्रयोग उन लोगों के वस्त्रों में बिल्कुल भी ना करें जो पहले से ही मोटे हैं। अब आता है परिधान में योग। इसका प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए। योग का प्रयोग यदि सही अनुपात में नहीं होगा तो क्या होगा, वह परिधान के आकर्षण को कम कर देता है। अब आता है परिधान में बटन का प्रयोग। मान लीजिए इस ड्रेस में हम यहाँ पर ये बटन्स लगा दें, ठीक है, तो ये बटन क्या काम कर रहे हैं, ये बटन लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं लंबाई को बढ़ाने का काम, क्योंकि ये बटन एक सीरीज में लगे हुए हैं, रिदम में लगे हुए हैं, लय में लगे हुए हैं, तो ये लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो परिधान में बटन का प्रयोग यदि एक लाइन में किया जाए तो लंबाई का एहसास देते हैं, वो आभास देते हैं। लेकिन यदि इन्हीं बटन का प्रयोग आप 2 लाइनों में कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 लाइन में कर दिया तो क्या होगा, ये लंबाई बढ़ाने का नहीं बल्कि किस चीज़ का एहसास करा देंगे, ये चौड़ाई बढ़ाने का एहसास करा देंगे। तो इसीलिए इन बटन का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। जो परिधान में गला हो गया या बाजू हो गया, झालर हो गया, चुन्नट हो गए, इनका प्रयोग करने से क्या होता है, भरेपन का आभास होता है। तो पतले जो लोग हैं उनकी ड्रेसेस में इनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और जो मोटे लोग हैं उनकी ड्रेसेस में इनका प्रयोग कम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों परिधान में कॉलर का प्रयोग। अब कॉलर क्या चीज़ होती है, देखो कॉलर बहुत सारे तरह के होते हैं। एक तो बड़े बड़े कॉलर होते हैं, चौड़े चौड़े कॉलर होते हैं, एक होते हैं छोटे छोटे कॉलर। तो जो बड़े हैं और चौड़े कॉलर हैं ये पतले और झुके हुए कंधे जो होते हैं जिन व्यक्तियों के, उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। लेकिन जो छोटे कॉलर हैं और पतले कॉलर हैं ये चौड़े कंधे वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, परिधान में कलियों का प्रयोग। इन कलियों का क्या योगदान है, जो लंबी पतली कलियां द्वारा लंबाई का एहसास बढ़ाया जा सकता है ऑब्वियसली, और जो चौड़ी कलियां हैं ये चौड़ाई का आभास बढ़ाती हैं। यदि हमने किसी ड्रेस में चौड़ी चौड़ी कलियां लगा दी तो वो मोटा होने का एहसास कराएंगी, लेकिन यदि हमने कलियां थोड़ी सी पतली लगाई तो वो पतला होने का एहसास कराती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, विभिन्न रेखाओं की भावात्मक अभिव्यक्तियां। हमने बहुत सारी रेखाएं पढ़ी हैं अभी, अब हम इनके इमोशनल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे कि हर रेखा का इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए जो विभिन्न रेखाओं के भिन्न भिन्न शारीरिक आभास होते हैं, जैसे लंबा प्रतीत होता है, कभी मोटा होता है, कभी छोटा प्रतीत होता है, और साथ साथ कुछ विशेष भावनाएं भी प्रतीत होती हैं। आज हम हर रेखा की भावनाएं पढ़ेंगे क्या होती है। सबसे पहले हम लेते हैं खड़ी रेखाएं। यदि खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाए तो ये सजीवता की सूचक होती हैं, ठीक है, क्रियाशीलता की सूचक होती हैं। उसके अलावा इससे क्या होता है, खड़ा हुआ व्यक्ति सावधान की स्थिति में होता है और कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जिससे क्या होता है, उपयुक्त विचारों का संकेत उत्पन्न होता है कि उसको वह व्यक्ति क्रियाशील है। नेक्स्ट आती हैं समतल पड़ी हुई रेखाएं। ये रेखाएं आपको दिख रही हैं, रेखाएं ही पड़ी हुई हैं तो किस चीज का एहसास करा रही हैं, विश्राम का, स्थिरता का, निष्क्रियता का भाव उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि लेटा हुआ व्यक्ति आराम कर रहा होता है और या फिर सो रहा होता है।
अब आती हैं नेक्स्ट तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं क्या हैं? ये गतिशीलता एवं शक्ति का भाव उत्पन्न करती हैं। किस चीज का भाव उत्पन्न कर रही हैं? गतिशीलता का या शक्ति का भाव करती हैं, क्योंकि वस्तुओं को खींचने और पकड़ने के लिए व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। जब भी तो हम कोई चीज खींचते हैं, जब हम उसको पकड़कर खींचते हैं तो क्या होगा? वो किस चीज का सूचक है? शक्ति का, गतिशीलता का भाव उत्पन्न करती हैं। इसके बाद आती हैं वक्र रेखाएं, जिसकी जो इस तरह की होती हैं। ये जो वक्र रेखाएं हैं, ये किस चीज की सूचक होती हैं? ये होती हैं शालीनता की सूचक होती हैं, नम्यता का भाव प्रकट करती हैं, क्योंकि जो विश्राम या खेल में व्यक्ति वक्राकार आसन करता है। अब आती हैं नेक्स्ट टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो करती हैं उत्तेजना का भाव प्रकट, क्योंकि उत्तेजित व्यक्ति ही अपने शरीर को टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में करता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने हर तरह की रेखा के भाव पढ़ लिए हैं कि हर रेखा का क्या भाव होता है। अब हम अपना आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। अब आज का क्विज स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोटे व्यक्तियों के परिधान में कैसी रेखाएं होनी चाहिए? ABCD, जो भी आपको आंसर सही लगे वो लिखिएगा। खड़ी रेखा है, पड़ी रेखा है, तिरछी रेखा है, या सभी? ABCD कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? परिधान में गोल गले का प्रयोग करने से चेहरा कैसा प्रतीत होता है? यदि गोल गले का ड्रेस है तो चेहरा कैसा लगेगा? मोटा, लंबा, गोल, सभी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चौड़े कंधे वाले व्यक्तियों के परिधान में कॉलर होने चाहिए। कॉलर कैसे होने चाहिए यदि व्यक्ति के चौड़े हैं कंधे? चौड़े और बड़े, छोटे व पतले, लंबे व खड़े, या सभी? ठीक है। यहाँ पर अब हमारा क्विज खत्म होता है बच्चों, और ये वीडियो भी खत्म होती है। सभी बच्चे आंसर देंगे सभी क्वेश्चंस के। थैंक यू सो मच बच्चों।